अब प्रारंभ कर दें गुरुदेव भले। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त हेमंत शर्मा विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म से मैं आपको आज अध्याय 2 के साथ रूबरू कराऊंगा। अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके थे ऑफलाइन में और अब हम अध्याय 2 है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। बच्चों, जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि बेटा ये सारे के सारे जो पाठ हैं हमारे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं। एक पाठ दूसरे पाठ के साथ जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि ये पाठ किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। जैसा कि हमने प्रथम अध्याय में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जिक्र किया था। राष्ट्र निर्माण की आपको 3 चुनौतियां बताई थी। पहली चुनौती अखंड भारत के निर्माण की, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की और तीसरी चुनौती सर्वांगीण विकास की। बच्चों, पहली चुनौती को किस तरीके से हमारे नेताओं ने हैंडल किया हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। वहीं पर हम दूसरी चुनौती जो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, इस चुनौती से रूबरू होंगे हम अध्याय 2 में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे नेताओं ने इस चुनौती को किस प्रकार से हैंडल किया। एक दलीय प्रभुत्व का दौर जो ये अध्याय का शीर्षक है, ये हमें बताता है कि ये वो उस दौर के उस समय की बात हम कर रहे हैं जब किसी एक खास पार्टी का भारत के राजनीतिक मंच पर वर्चस्व स्थापित हुआ, दबदबा स्थापित हुआ। बच्चों, वो पार्टी कोई और पार्टी नहीं थी, वो हमारे देश की उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी जिसे हम सभी लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस कांग्रेस पार्टी का यदि दबदबा वर्चस्व हम देखें तो प्रथम आम चुनावों से, चूंकि प्रथम आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे, 1952 से लेकर 1967 तक इस कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और ये लगभग राउंड फिगर में समय रहा था 15 साल। 15 सालों तक एक पार्टी विशेष का वर्चस्व भारत में स्थापित रहा, जिसके चलते इस युग को, इस समय को एक दल के प्रभुत्व के दौर के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मैं आपको यहाँ पर दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक दल के प्रभुत्व का दौर का अर्थ है वो समय जब किसी एक खास पार्टी ने भारत के शासनाधिकारों को अपने पक्ष में कर लिया था। वो दौर था 1952 से लेकर 1967 का दौर, जो राउंड फिगर में लगभग 15 साल कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भारत में सभी जगह पर अपनी सरकारें बनाई, सभी जगह पर अपना बहुमत प्राप्त किया। बच्चों, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इस अध्याय में हम दूसरी चुनौती के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की। देखिए बच्चों, हमारा देश 1947 में अंग्रेजों के गुलामी से, अंग्रेजों की
दासता से आजाद हुआ था। और ऐसे नवीनतम या नवीन स्वतंत्र राष्ट्र के बारे में यह कल्पना करना कि वहां लोकतंत्र को स्थापित कर दिया जाएगा अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। कठिन प्रतीत होने का कारण क्या है? उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उस समय भारत की आबादी लगभग 17 करोड़ थी, जिसमें से केवल 15% लोग ही साक्षर थे। यानी पढ़े लिखे लोगों का जो प्रतिशत था वो केवल कितना था? 15%। और उस समय हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो कितनी थी? 17 करोड़। बच्चों, इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहां की जनसंख्या ज्यादातर गरीब थी, अनपढ़ थी, ऐसे माहौल में लोकतंत्र को अपनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि लोकतंत्र केवल उन्हीं देशों में सफल हो सकता है जो धनी हैं, जो पढ़े लिखे हैं। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे लोकप्रिय नेताओं ने भारत के लिए ये कठिन रास्ता, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, इसको अपनाने का फैसला किया। बच्चों, इस क्रम में सबसे पहले ये मांग थी कि भारत में चुनाव करवाए जाएं। चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था का होना आवश्यक है। बेटा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए, और इसके लिए एक संस्था गठित की गई जिसे हम सभी लोग निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहां से निकलेगा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है या किस संस्था को दायित्व दिया गया है? तो हमारा आंसर होना चाहिए निर्वाचन आयोग। बच्चों, निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई। इस संस्था ने अपने आकार को ग्रहण करने के पश्चात, अपने संस्थापन के बाद देश में चुनाव करवाने की सिफारिश की। इस क्रम में सबसे पहला जो कार्य था वो था मतदाता सूचियां तैयार करना। बच्चों, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में मतदाता सूची तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं था। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हिमालय पर चढ़ने जैसा अत्यंत दुष्कर कार्य। इसके लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की और ये कार्य शुरू किया। बच्चों, प्रथम मतदाता सूचियां तैयार करते समय एक अजीब वाकया घटा, एक अजीब घटना घटी, और वो अजीब घटना ये थी कि इस प्रथम मतदाता सूची में 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से वंचित रह गए।
40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से क्या रह गए, वंचित रह गए। क्यों दर्ज नहीं हो पाए, क्या कारण रहा, इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं बेटा। कि हुआ ये कि इन महिलाओं की जो पहचान थी मतदाता सूची में वो गलत तरीके से दर्ज की गई थी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक पितृ प्रधान देश है जिसमें पुरुष की सत्ता प्रमुखता से पाई जाती है। आप देखते हैं कि जब कभी भी हम किसी मकान के आगे कोई नेम प्लेट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है मिसेस वर्मा या मिसेस शर्मा। कुल मिलाकर के हमने अपने गली और मोहल्लों में भी देखा होगा कि अक्सर हमारे अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो हमारे मम्मी को या तो बच्चों के माध्यम से कि फलाने की मम्मी या मिसेस शर्मा इस तरीके के संबोधन करती हैं। पितृ प्रधान समाज होने के कारण हमारे यहाँ जो पहचान है वो पुरुष वर्ग से महिलाओं को प्राप्त होती है। यही कारण है कि प्रथम मतदाता सूची के प्रकाशन के समय महिलाओं की गलत ढंग से पहचान दर्ज की गई थी, जिसके लिए एक जुमला प्रसिद्ध हुआ था बेटा उस समय, जिसको कहते हैं अला की बेटी फला की बीवी। आप देख सकते हैं अला की बीवी फला की बेटी, इस तरीके का ये जुमला प्रसिद्ध हुआ था। जुमला कह सकते हैं कि उस समय ये ट्रेंड में चल रहा था। मीडिया के द्वारा कुछ इस तरीके के समय समय पर जुमले उछाले जाते रहे हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। तो इसे नारा कह लो, जुमला कह लो, मुहावरा कह लो, तो उस समय बड़ी फेमस रहा था, लोगों की जुबान पे चढ़ा था अला की बीवी फला की बेटी। यानी महिलाओं को इस तरीके से उनकी पहचान दर्ज की गई थी जो बेहद निंदनीय थी भारत जैसे देश के लिए। परिणाम स्वरूप भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस पहचान को गलत करार दिया और प्रथम मतदाता सूची को अस्वीकार कर दिया तथा अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि महिलाओं की सही तरीके से पहचान दर्ज की जानी चाहिए। और ये कार्य दोबारा शुरू हुआ और अंततः मतदाता सूचियां 1951 में जाकर के तैयार हुई। देखिए बच्चों, ये वो समय था जब कुछ और जुमले भी प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें दूसरा जुमला था इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। बेटा इसका संबंध 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा यहां से, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किस घटना से संबंधित है। तो आपका जवाब होना चाहिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। आप देख सकते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किस घटना को कहा गया, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को। ऐसा क्यों कहा गया, क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि हमारी सरकार ने प्रत्येक वयस्क को बिना किसी भेदभाव
दिया था। बच्चों साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार है यह सबसे पहले इंडिया में दिया गया था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार तो था, क्योंकि वयस्क मताधिकार को अपनाने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। लेकिन विभिन्न जो यूरोपीय देश थे, उन यूरोपीय देशों में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसने स्त्री और पुरुष दोनों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया, और इसे हम सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, इस घटना को सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि वयस्क मताधिकार भारत में सफल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स, टिप्पणियां जो थी, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक अखबार के पत्रकार संपादक महोदय थे जिन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार भारत में सफल नहीं हो सकेगा। वहीं पर एक पत्रिका थी ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका के संपादक ने लिखा कि पंडित नेहरू अपने जीवित रहते हुए ये देख लेंगे कि वयस्क मताधिकार असफल रहा। वहीं पर एक रिटायर्ड अंग्रेजी आईएएस ऑफिसर था जिसने ये कहा था कि भारत लाखों अनपढ़ लोगों की बेहुदा नौटंकी देखेगा। तो ये तमाम जो टिप्पणियां मैंने आपको बताई हैं पत्रकार महोदय के द्वारा, ऑर्गेनाइजर पत्रिका के द्वारा, और वहीं पर अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो टिप्पणियां की गई थी, वो तमाम बातें हमें बता रही थी कि भारत में ये पता नहीं था कि वयस्क मताधिकार सफल भी होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों ये आशंका थी? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ के लोगों का निरक्षर होना, यहाँ के लोगों का निर्धन होना। इसीलिए इस घटना को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। देखिए बच्चों, आगे जो हम बात करेंगे वो किस बात को लेके करेंगे? एक और जुमला मैं आपको बताऊंगा, मील का पत्थर। मील का पत्थर। तो बेटा मील का पत्थर का मतलब क्या होता है? मील का पत्थर का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना। जैसे कहते हैं ना कि यार फलाने व्यक्ति ने, जैसे अभी आपने देखा कि ओलंपिक के अंदर एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाला फेंकने की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत की ओर से, नीरज चोपड़ा। आप देख सकते हैं उनके लिए लोगों ने कहा कि यार लठ गाड़ दिया। लठ गाड़ने का मतलब क्या होता है कि किसी असीमित जो अचीवमेंट था हमारे लिए उसको प्राप्त कर लेना, एक बहुत अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य को कर लेना। ये बेटा इससे इसका अर्थ जोड़कर देखा जाता है मील का पत्थर। जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा कि फरवरी 1951 में
भारत के अंदर चुनाव शुरू करवाए गए और ये 1952 तक चलते रहे। लगभग प्रथम आम चुनावों में कितने महीने का समय लगा? 6 महीने का समय लगा। बेटा, जो हमारे देश के प्रथम आम चुनाव थे, इन्हें हम 1951 और 52 का चुनाव भी कहते हैं। याद रखिएगा कि यहां से जो 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई 1951 के चुनावों को, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम आम चुनावों को 1951-52 का चुनाव क्यों कहा जाता है? तो उसका बड़ा आसान सा उत्तर है कि हमारे ये प्रथम आम चुनाव फरवरी 1951 से शुरू हुए, जो अक्टूबर 1952 तक चले। लगभग 6 महीने का समय इस चुनाव को संपन्न करने में लगा। इस वजह से इन्हें 1951-52 के चुनावों के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तमाम आलोचक ये कह रहे थे कि भारत ज्यादा समय तक आजाद नहीं रह पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या वजह थी? वयस्क मताधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा था, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि उस समय यह माना जाता था कि जो लोकतंत्र है वो केवल विकसित देशों के द्वारा ही अपनाया जा सकता है। केवल वो देश ही अपना सकते हैं जो धनी हैं, जो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्हीं देशों में लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से भारतीयों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, एक तो वो गरीब थे और दूसरे बगैर पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके से प्रथम आम चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया, उसको लेकर के एक ये जुमला प्रसिद्ध हुआ, मील का पत्थर। प्रथम आम चुनावों की जो सफलता थी, उसने दुनिया को ये बता दिया था कि गरीब देशों में भी लोकतंत्र को अपनाया जा सकता है। 1951 के सफलतापूर्वक जो चुनाव हुए थे, उन्होंने दुनिया के तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। इसलिए भी इसे मील का पत्थर कहकर पुकारा जाता है। तो बच्चों, हमें अपने पहले प्रश्न का जवाब यहां पर मिल चुका है कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की जो चुनौती थी, उसको हैंडल किया गया किसके द्वारा? हमारे लोकप्रिय नेताओं के द्वारा। उन्होंने भारत के लिए अधिक कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया, लोकतंत्र को अपनाने का फैसला किया। और इस तरह से उन्होंने अज्ञानता और गरीबी के वातावरण में लोकतंत्र को अपनाकर दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र को कहीं भी अपनाया जा सकता है, किसी भी माहौल में अपनाया जा सकता है। बच्चों, आज जो हम दूसरे प्रश्न का उत्तर तलाशेंगे, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है एक दल का वर्चस्व या एक दल का प्रभुत्व। मैं यहां पर आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वो दौर था 1951 से लेकर 1967 तक का, जब किसी एक खास दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ। और वो खास दल था बेटा कांग्रेस। कांग्रेस ने 15 सालों तक अपना प्रभुत्व जमाए रखा
प्रथम जो 3 आम चुनाव हुए, उन 3 आम चुनावों में सबसे ज्यादा सफलता कांग्रेस को प्राप्त हुई। उसे हर जगह से बहुमत हासिल हुआ। इसमें हम यूं कह सकते हैं कि 489 सीटें थी, उनमें से 364 सीटें अकेले कांग्रेस के खाते में आई। यहां पर हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इन चुनावों में मत प्रतिशत तो कम था, लेकिन कांग्रेस को सीटें ज्यादा प्राप्त हुई। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? हमारी एक प्रणाली थी जिसे सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको 11वीं कक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में चुनाव करवाने के लिए एक पद्धति अपनाई गई थी जिसे फर्स्ट पोस्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, जिसका अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं उसी व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। तो बच्चों, ये हो गया सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली। ये वो प्रणाली थी जिसके दम पर कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यहां पर आपको एक और बात बताता हुआ चलूं मैं कि दूसरे नंबर पर उस समय जो रहने वाली पार्टी थी वो थी सीपीआई, जिसको हम भारतीय साम्यवादी दल के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बेटा, इस जो दल ने अपनी सरकार बनाई थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो जिक्र किए जाने का कारण है वो है ये भारत की नंबर 2 की पार्टी थी, जिसने अपनी सरकार के सेंट्रल लेवल पे तो नहीं बना सकी, लेकिन एक स्टेट में बनाई थी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, भारतीय साम्यवादी जो दल था, सीपीआई जो था, इसने 15% मत हासिल करते हुए अपनी सीटें प्राप्त की। इसे 15% मत मिले और यूं कह सकते हैं कि ये इंडिया की दूसरे नंबर की पार्टी रही। बाद में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनावों में इस पार्टी ने केरल में अपनी सरकार बनाई। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में किस राजनीतिक दल की नवनिर्वाचित सरकार बनी। तो बेटा, राज्यों के अंदर जब हम बात करेंगे तो सीपीआई एक ऐसा दल था जिसने अपनी सरकार, पहली नवनिर्वाचित सरकार केरल में बनाई। केरल के अंदर हम देख सकते हैं कि सीपीआई की सरकार बनी और जो सीपीआई की सरकार थी, इसने वहां पर एक नारा दिया था कांग्रेस के विरुद्ध, मुक्ति संघर्ष का नारा। इस राजनीतिक दल ने अपने प्रचार में इस बात को रखा कि जो कांग्रेस है वो धड़ेबंदी कर रही है, किसी वर्ग विशेष का पक्ष ले रही है, अमीरों का पक्ष ले रही है, और इस मुक्ति संघर्ष के बहाने सीपीआई ने केरल के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। तो केरल में कुछ निर्दलियों के गठबंधन सरकार, सहयोग से गठबंधन सरकार बनी,
लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए इस सरकार को गिरा दिया। तो बच्चों, इस पूरे टॉपिक में से एक एक नंबर के दो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये कि केरल में जो नवनिर्वाचित सरकार बनी वो किस पार्टी की थी? तो हमारा आंसर होना चाहिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या भारतीय साम्यवादी दल। ये किस नेता के नेतृत्व में बनी? उस नेता का नाम क्या था? तो हम कहेंगे E.S. नंबूदरी-पाल। नंबूदरी-पाल जो थे वो बेटा पहले नेता थे जिन्होंने केरल के अंदर CPI की सरकार बनाई। यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पर ज्वेलस फील कर रही थी, ईर्ष्या अनुभव कर रही थी, और इसी ईर्ष्या के चलते उसने अनुच्छेद 356, मैंने आपको ध्यान हो तो कक्षा 10वीं में पढ़े थे हमने 3 अनुच्छेद आपातकाल के संबंध में, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। बेटा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात को कहते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपात लगाया जाता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राज्यों में जो संवैधानिक सरकार थी उसको गिराने के लिए कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया और इसका प्रयोग करते हुए वहां की नवनिर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक दलीय वर्चस्व का दौर देखा, वो दौर देखा, वो समय देखा जब समस्त भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन दो जगह तब भी ऐसी थी जब गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। तो गैर कांग्रेसी सरकारों का जब गठन हुआ तो वो राज्य कौन कौन से थे? देखो बच्चों, पहले राज्य के बारे में मैंने आपको बताया कि पहला राज्य था केरल, जहां पर CPI की सरकार बनी थी, और दूसरा राज्य था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपकी PDI है, या यूं कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। तो इस तरीके से इन दोनों ही राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। एक दल के वर्चस्व के बाद हम अब जो बात करने जा रहे हैं वो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कि यानी जो वर्चस्व स्थापित हुआ कांग्रेस का, उसकी प्रकृति कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था। तो बच्चों, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था, जिसे आप आज हाथ के पंजे के रूप में देखते हैं, ये प्रारंभ में नहीं था। प्रारंभ में जो उसका चुनाव चिन्ह था वो था दो बैलों की जोड़ी। दो बैलों की जोड़ी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
ये दो बैलों की जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। इसमें कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति को किस तरीके से बताया गया है, इसे समझने के लिए हमें एक देश है जिसका नाम है मेक्सिको, उसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। देखो बच्चों, जहां तक सवाल आता है एक दलीय प्रभुत्व की जो बात आती है, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई एक खास दल अपनी सरकार स्थापित कर लेता है तो इससे क्या है, तानाशाही की प्रवृत्ति, सरकार की जो मनमर्जी करने की प्रवृत्ति है वो पैदा हो सकती है। इसकी आशंकाएं बढ़ सकती हैं कि सरकार अपनी मनमर्जी कर सकती है। बेटा, ऐसा हमें कुछ देशों में देखने को तो मिला, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए हम देखेंगे कि कुछ देश हैं जिनमें एक दल की प्रधानता पाई जाती है, जैसे चीन है, क्यूबा है, इरिट्रिया है। ये वो देश हैं जहां पर एक दल का शासन पाया जाता है। दरअसल ये कैसे देश हैं? साम्यवादी देश हैं, जहां केवल साम्यवादी दल का ही वर्चस्व होता है। वहां कोई विरोधी दल जो होता है, विरोधी दल नहीं होता, तथा किसी अन्य दल को चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं होती। अब ऐसे में वहां पर केवल साम्यवादी दल की ही सरकार बनती है। तो आप इन देशों में देख सकते हैं बेटा कि एक दल की सरकार होने से वहां एक दल की जो तानाशाही की प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिलती है। वहां पर सरकार ने कुछ समय के बाद, सत्ता प्राप्त कर लेने के कुछ समय के बाद अपनी मनमर्जी करना प्रारंभ कर दिया, जिसे हम तानाशाही के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनमें सैनिक तानाशाही के चलते हैं, जहां पर सेना के हाथ में सत्ता है, वहां भी हमें एक दल की प्रधानता देखने को मिलती है, वहां भी हमें तानाशाही देखने को मिलती है। लेकिन भारत की स्थिति इस संबंध में बिल्कुल अलग थी। इसके लिए हम सबसे पहले मेक्सिको की बात करेंगे। मेक्सिको अमेरिका का एक पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है और खाड़ी देश है। इस मेक्सिको की एक पार्टी थी, एक राजनीतिक दल था जिसका नाम था PRI, रिवोल्यूशनरी पार्टी। कौन सी पार्टी हो गई है? रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे स्पेनिश भाषा में क्या कहा जाता है? PRI। इसे PRI कहा जाता है। तो बच्चों, जो अपनी ये मेक्सिको की जो पार्टी थी, इसने वहां के चुनावों में भाग लिया और सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद जब कभी भी आगे चुनाव होते रहे, इस पार्टी ने इस तरीके से चुनावों में धांधली की कि हर बार जीत किसे मिल सके? रिवोल्यूशनरी पार्टी को मिल सके। तो वहां हमने देखा कि इस पार्टी ने अपनी तानाशाही स्थापित की, लोगों की स्वतंत्रताओं को उनसे छीना। इस चीज को देखते हुए अंत में 2004 में जाकर के वहां पर राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं, और राष्ट्रपति पद के चुनाव हो जाने के बाद वहां पर अब
पीआरआई के शासन से मुक्ति मिली है लोगों को, और इस पीआरआई के शासन को परिपक्व, कौन सी, परिपक्व तानाशाही के नाम से जाना जाता है। इसे हम कहते हैं परिपक्व तानाशाही या विकसित तानाशाही। तो बच्चों इसके साथ इसको पढ़ाने के पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ भी एक दल का प्रभुत्व स्थापित हुआ, कांग्रेस का। तो क्या भारत में ऐसी तानाशाही वाली प्रवृत्तियां पैदा हुई? तो इस चीज को हम यूं समझने का प्रयास करेंगे यहां पर देखेंगे कि भारत में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो बिल्कुल अलग था। यहां पर तानाशाही पैदा नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो अपने विरोधियों को भी अपने में स्थान देती थी, जहां विरोधियों का भी ये वेलकम करती थी, उनका स्वागत करती थी। यही कारण है कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व और अन्य देशों के एक दलीय प्रभुत्व में अंतर पाया जाता है। इस चीज की हमने तुलना की है एक दल के शासन की भारत के बीच और मैक्सिको के बीच। देखिए बच्चों, अब हम जो अगली चीज यहां पर क्लियर करने जा रहे हैं वो है प्रथम आम चुनाव। और प्रथम आम चुनाव में किस तरीके से मतदान करवाया गया। तो हम इस टॉपिक को यूं कह सकते हैं, मतदान यानी जो प्रश्न बनेगा अपने 4 या 6 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मतदान के बदलते तरीकों पर प्रकाश डालिए। यानी मतदान के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए समय समय पर। तो बेटा इस क्रम में हम ये देख सकते हैं कि 1951 में जब चुनाव प्रारंभ हुए तो उस समय मतदान के लिए स्टील के बॉक्स का प्रयोग किया गया। स्टील के बहुत सारे जो बॉक्स थे उनका प्रयोग किया गया, और इन बॉक्स जो होते थे इनके ऊपर स्टील का एक तार बंधा होता था जिसे सील कहा जाता था। इसके लिए हम देख सकते हैं कि प्रथम आम चुनावों के अंदर जितने उम्मीदवार थे उतने ही उनके लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग क्या रखे गए थे, स्टील के बॉक्स रखे गए थे। ध्यान में रखना है आपको कि 1951 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें मत पेटियों की जगह स्टील बॉक्स का प्रयोग किया गया था, और लगभग 3.5 लाख जो स्टील के बॉक्स हैं, 20 लाख स्टील के बक्सों का प्रयोग किया गया। और ये सारे के सारे जो बॉक्सेस थे वो ऊपर से एक स्टील के तार के द्वारा बंधे हुआ करते थे ताकि कोई भी इनमें गड़बड़ ना कर सके। ध्यान रखना है यहां पर हमें कि ये 4 मतलब उस समय एक सीट पर ऐसा एवरेज लगाया गया था, औसत लगाया गया था कि एक सीट पर खड़े होने वाले प्रत्याशियों का औसत था 4, यानी एक सीट से 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। तो उस समय लगभग प्रत्येक मतदान स्थल पर 4 बॉक्सेस रखवाए गए, और इन बॉक्सेस के बाहर उम्मीदवार का नाम
उसकी वार्ड संख्या, उसका चुनाव चिन्ह, ये सारी चीजें उस पर अंकित की जाती थी। यदि आपने पुराने कभी देखे हों, मतपत्र देखे हों या आपने मतदान पेटियां देखी हों, तो वो स्टील की बनाई जाती थी, आयरन की यानी लोहे की बनाई जाती थी और उनको पहले गर्म पानी से सरेश लगा करके और उनको धोया जाता था, साफ किया जाता था और उसके बाद में उस पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या और उसका चुनाव चिन्ह अंकित किया जाता था। तो चारों उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतदान पेटियां रखी जाती थी। ठीक है, तो ये चला तरीका 1951 में। 1951 में ये चला और 1957 है, जो दूसरे चुनाव हुए उनमें भी इसी तरीके का प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया। अब देखो एक बात और थी यहाँ पर, मतदान पेटियां तो हमने देख ली, लेकिन उस समय मतदाताओं को जो मतपत्र दिए गए थे वो भी ब्लैंक दिए जाते थे, खाली दिए जाते थे और वो उनको फोल्ड करके अपनी पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डाल दिया करते थे। कहने का आशय है बच्चों कि जिस व्यक्ति को हमें मत देना है उस पसंद के व्यक्ति के पेटी में हम उस खाली पन्ने को डाल दिया करते थे। तो ये तरीका चला 2 चुनावों का। फिर बाद में इसमें बदलाव आया और बदलाव क्या आया, आप यहां पर देख सकते हैं कि बदलाव ये आया कि अब पहले जहां पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग स्टील के बॉक्स, मतदान पेटी रखी जाती थी, वहीं पर अब सिंगल मत पेटी का प्रयोग किया जाने लगा। अब केवल कितनी पेटी रखी जाने लगी, एक मत पेटी ही रखी जाने लगी। लेकिन मतपत्रों में अंतर आया, जहां पर पहले मतपत्र ब्लैंक दिए जाते थे, अब छपे हुए मतदान पत्र दिए जाने लगे। यानी आप देख सकते हैं कि छपे हुए जो मतदान पत्र हैं वो लोगों को दिए गए, जिसमें एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ उसका चुनाव चिन्ह। कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ उम्मीदवार का नाम और यहाँ पर चुनाव चिन्ह। जैसे मसलन समझिए कि नंबर 1 पर एक सुरेश नाम का प्रत्याशी है जिसका चुनाव चिन्ह है अलमीरा यानी कि आलमारी। इसी तरीके से दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार है उसका नाम है महेश, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, गुब्बारा। तो इस तरीके से इधर उम्मीदवार के नाम और इधर उनके चुनाव चिन्ह। जो व्यक्ति अपने को पसंद होता था, मतदाता को पसंद होता था, वो अपनी पसंद के व्यक्ति के नाम के आगे मोहर लगा करके, उस समय मतदाताओं को एक मोहर भी दी जाती थी बेटा, जो स्वास्तिक वाली मोहर हुआ करती थी, और इस मोहर को हम अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे लगाया करते थे और फिर मतपत्र को फोल्ड करके इस पेटी में डालना होता था। लेकिन 1990 के दशक तक आते आते इसमें फिर से बदलाव हुआ। जब 1990 का दशक आया तो इसमें बदलाव क्या आया, इसमें बदलाव ये आया कि अब
ईवीएम का चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा और सन 2004 तक आते आते संपूर्ण देश में ईवीएम का प्रयोग किया जाने लगा। तो बच्चों, ये थे मतदान के बदलते हुए तरीके, जो समय के आधार पर, समय के अनुसार समय समय पर बदलते रहे। पहले बहुत सारे स्टील के बॉक्सों का प्रयोग किया गया, फिर समय आया एक ही स्टील के बॉक्स का प्रयोग किया गया। वहीं पर हम देख सकते हैं कि फिर इसमें तब्दीली आई और फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनावों में मतदान करवाया जाने लगा। उधर चले जाओ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मतदान के बदलते हुए तरीके। अब यहाँ से हम आगे के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बेटा, जो कांग्रेस पार्टी थी, इस कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन भी कह सकते हैं हम। और गठबंधन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पार्टी के अंदर अपने विरोधियों के लिए भी जगह थी। किसके लिए जगह थी? विरोधियों के लिए जगह थी। कोई भी अगर कांग्रेस का विरोध करता था तो वो कांग्रेस में रहकर ही उसका विरोध कर सकता था। कांग्रेस के अंदर रेडिकल भी थे और कंजर्वेटिव भी थे, उग्रवादी भी थे और नरमपंथी भी थे। यानी कि सभी प्रकार के लोगों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए थे। यानी कि सारी की सारी पार्टियां चाहे विरोधी ही थी, लेकिन वो किस में समाहित थी? कांग्रेस में ही समाहित थी, कांग्रेस के अंदर ही मिली हुई थी। उसके इसी गठबंधनी स्वभाव के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सराय की संज्ञा दी है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर किसकी संज्ञा दी है? सराय। सराय का अर्थ क्या होता है? सराय का अर्थ होता है बेटा धर्मशाला। जिस तरीके से हम हिंदुओं के अंदर मुसाफिरों के ठहरने के लिए, उनके आराम के लिए धर्मशालाएं जगह जगह पर बनवाई गई थी, इसी तरीके से मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर या मुस्लिम राजाओं के द्वारा सरायों का निर्माण किया गया था। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है क्लास के अंदर और जा रहा है, ठीक है ना? तो उससे हम डांटते हुए क्या कहते हैं? अबे तूने क्या ऐसे सराय समझ रखा है, धर्मशाला समझ रखा है कि जब मन में आए जाए, मन में आए तब आए? तो जो कांग्रेस पार्टी थी, उसके दरवाजे विरोधियों के लिए भी 24 आवर्स खुले थे। जो जब आना चाहे तब आ सकता था और जब छोड़ना चाहे जा सकता था। इसीलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे किसकी संज्ञा दी बेटा? सराय की संज्ञा दी। ठीक है? कुछ ऐसी ही संज्ञा एक और व्यक्ति ने दी है और उसने इसे कहा है छाता संगठन। कैसा संगठन? छाता संगठन। क्योंकि सारे जो विरोधी थे वो कांग्रेस के छाते के नीचे, यानी कांग्रेस के झंडे के तले एकत्रित हो गए थे। इसीलिए एक विदेशी विद्वान है जिनका नाम है पामर पार्किंस, इन्होंने कांग्रेस को एक छाता संगठन की उपाधि प्रदान की है। एक छाता संगठन कहकर के पुकारा है। आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कांग्रेस को सराय की संज्ञा किसने दी है और कांग्रेस को छाता संगठन किसने
कहा है। तो बच्चों, ये था कांग्रेस की प्रकृति। अब इसके बाद में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बात करेंगे विरोधी दलों के बारे में, कि धीरे धीरे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फूट पड़ने लगी। चूंकि नेटवर्क संपूर्ण देश में था, इसलिए धीरे धीरे करके विपक्षी पार्टियों का उदय होने लगा। तो उन तमाम पहलुओं को जानने से पहले हम कुछ व्यक्ति विशेष के गुणों से परिचित हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। और इस क्रम में मैं कुछ नाम आपके सामने लिख रहा हूं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, वहीं पर आप देख सकते हैं राजकुमारी अमृत कौर, वहीं पर दीनदयाल उपाध्याय। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, इन्हें भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हमारा जवाब होना चाहिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वयकर्ता माना जाता है। रफी अहमद किदवई, दूसरा परिचय किस व्यक्ति का है? रफी अहमद किदवई। बेटा ये यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे और नेहरू मंत्रिमंडल के अंदर प्रथम खाद्य, परिवहन व संचार मंत्री रहे थे। वहीं पर तीसरा जो व्यक्ति विशेष परिचय है वो राजकुमारी अमृत कौर के लिए है। राजकुमारी अमृत कौर पंजाब के कपूरथला में पैदा हुई थी और ये राज परिवार से इनका संबंध था और भारत की ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही थी। आपसे आगे चल करके भी जीके के तौर पर, एक जनरल नॉलेज के तौर पर आपसे कंपटीशन के अंदर एक पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला मंत्री का नाम बताइए। तो भारत की पहली महिला मंत्री भी थी और स्वास्थ्य मंत्री भी थी, जिसका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। वहीं पर हम अब बात कर लेते हैं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख लीडरों में से एक रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सदस्य रहे हैं आरएसएस से, और आरएसएस से मैं इन्होंने 2 पदों को प्राप्त किया था। एक तो महासचिव का पद और बाद में जाकर के ये इसके अध्यक्ष भी बने। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, इन्हें समग्र मानवतावाद, ध्यान दीजिएगा, समग्र मानवतावाद का प्रणेता भी कहा जाता है। किसको बेटा? दीनदयाल उपाध्याय,
जिनको शॉर्ट में कहा जाता है DDU। ठीक है, ये हमारा व्यक्तित्व परिचय कंप्लीट हुआ। इनके बारे में आपसे एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम अब आगे की चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।